हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने है यूटेट 2021 का क्वेश्चन पेपर और इस पे भी हम करने वाले हैं एसएसटी वाले 60 क्वेश्चंस को। इससे पहले एक और वीडियो एसएसटी पे आ गई है जिसमें हमने करे थे 2020 के 60 क्वेश्चंस एसएसटी वाले। ठीक है, सो जिसने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। चलिए इस वाले पेपर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है। माध्यमिक चरण पूछा गया है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। निदानात्मक परीक्षण, देखिए आप इन टर्म्स को अच्छे से देख लीजिए, जिनको हिंदी में समझ में नहीं आता आप इंग्लिश वाले पोर्शन को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कमजोर छात्र की पहचान। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कमजोर छात्र की पहचान करना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आए थे। अभी तो चलो ये स्टार्टिंग है क्वेश्चन पेपर का, देखते हैं इसमें क्या है लेवल। ठीक है, सो पिछला वाला उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड ज़्यादा आए थे, पेडागोजी कम आया था। चलिए इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए, वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, यस। एंड वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं, ये भी करेक्ट है। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, ऐसा नहीं है। और ऑप्शन डी, कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, यस ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। एंड ऑप्शन देखिए, तथ्यों का श्रुतलेख, श्रुतलेख मतलब होता है सुलेख या फिर सॉरी सुलेख नहीं होता, इमला होता है। ठीक है, सो और डिक्टेशन ऑफ फैक्ट्स इंग्लिश वाले पोर्शन में भी देख लो। एंड अगला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन योजना, इंग्लिश में देखो फीडबैक मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंटेशन या फिर प्लानिंग। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, नहीं होना चाहिए हिस्सा। क्यों, क्योंकि जो श्रुतलेख है ये लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। ओके, और सोशल स्टडीज़ में इसका कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 96, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन देखो, प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करती हुई, मुश्किल, पक्षपातपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील। सो ये दो ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनको आपने आसानी से हटा दिया होगा। और ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, तटस्थ और संवेदनशील, न्यूट्रल एंड सेंसिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे। विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, रटकर सीखने पर बल देंगे, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे या फिर प्रश्नोत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी देखो, रटकर सीखने पर बल देंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है, रोट लर्निंग कभी भी नहीं करानी है। सो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऑप्शन ए इसका सबसे सही आंसर है, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। इनमें से मानचित्र है, समय ग्राफ है, फ्लैश कार्ड है या फिर बैरोमीटर है। 98वां क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, मानचित्र। ओके, मैप्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, समूह चर्चा। ओके, ग्रुप डिस्कशन।
अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना, शिक्षण शिष्टाचार, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। सेम क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में भी आया था, वीडियो में आपने देखा होगा, बस ऑप्शन उसमें थोड़े से अलग थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण शिष्टाचार। ओके, आगे देखिए, निम्नांकित में कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? ये है ऑप्शन बी, नवपाषाण संस्कृति, न्योलिथिक कल्चर। ओके, अगला देखते हैं, निम्नांकित में किसे श्रीनगर कश्मीर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ये है ऑप्शन बी, अशोक, ऑप्शन बी। ओके, और मौर्य वंश का शासक था अशोक, ठीक है। और कनिष्क कौन था, ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, जिसने चौथी बौद्ध संगीति भी कराई थी, ठीक है। और अशोक ने कराई थी तीसरी बौद्ध संगीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है? ये है वराहमिहिर, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित किस सन में प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 379 ईस्वी, ओके, एडी। अगला देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया? ये कहा गया था मैत्रेय को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नांकित में किससे संबंधित था? ये था ऑप्शन ए, चेर। ओके, अगला देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया था? ये किया था ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। ओके, अगला देखो, संत रामानंद का जन्म निम्नांकित में से किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था प्रयाग में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? सेम क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, बट उसमें भूमि के प्रकार ऑप्शन में थे और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है, उसमें कैटेगरी पूछी गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4। ओके, अगला देखते हैं, चांद बीबी निम्नांकित किस राज्य से संबंधित थी? ये थी अहमदनगर, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। ओके, अगला देखते हैं, 1896 में इथियोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? ये किया था इटली को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नांकित में से किससे संबंधित था? ये है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसने सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या करी थी? ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें ए और सी दोनों को इसका करेक्ट आंसर माना गया है, राजगुरु और भगत सिंह दोनों को। ओके, अगला देखते हैं, निम्नांकित में किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखन किया था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? आपको इंडिया का मैप तो कम से कम ध्यान में होना ही चाहिए, ठीक है। हिमाचल से तो मिलती हैं, अरुणाचल से भी मिलती हैं, सिक्किम से भी, बिहार से नहीं मिलती हैं। ओके, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, गोदावरी। नेक्स्ट, सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? सिंधु
जल समझौता के बारे में इसमें पूछा गया है। तो ये है 20%, ऑप्शन ए। अगला देखो, धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, नर्मदा। ओके, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्क और राज्यों में ये मिलान दिया हुआ है, और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो है मैं बताना। चलिए ऑप्शन देखो, गिर दे रखा है राजस्थान, मानस असम, दुधवा उत्तर प्रदेश और कान्हा मध्य प्रदेश। सो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। गिर जो राष्ट्रीय पार्क है ये है गुजरात में, और अभी आजकल कौन सा राष्ट्रीय पार्क न्यूज में है? तो वो है एमपी का कूनो नेशनल पार्क। क्यों है? क्योंकि नामीबिया से जो चीता लाए गए हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। ओके, और बाकी जो रामसर साइट्स पे ऐड हुए हैं रिसेंटली, उनको भी, उनकी लिस्ट भी एक बार देख लेना, ठीक है, कौन सी जगह कौन से स्टेट पे है, ठीक है। लोकेशन से रिलेटेड अगर पूछना होगा तो उसमें से पूछ सकते हैं इस बार। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये पूछा गया है। तो ये थी जुंको ताबेई, ऑप्शन सी। ओके, अगला देखते हैं, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। तो यहाँ पे हमें क्रम, सीक्वेंस बताना है, क्रम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है शोभ मंडल, ओके, ट्रोपोस्फेयर। सो 2 है, एक तो बी में है और एक डी में है। चलिए उसके बाद आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। सो 2 के बाद 1 होना चाहिए, और ये है ऑप्शन बी में सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो जो 3 इमेजिनरी लाइन है जिनको कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा बोलते हैं, तो ये तीनों अफ्रीका से गुजरती हैं, ठीक है। तो मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों ही रेखा गुजरती हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं गुजरती अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। ओके, चलिए एक और चीज़ है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो ऐसे ऊपर से आती है, और वो एकदम स्ट्रेट ऐसे सीधी नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी है, और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है या फिर विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसी आती है। तो जहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, वो कहाँ पे मिलती हैं? तो उस रीजन को बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। अगर ये ऊपर वाली जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एकदम सीधे आती तो शायद वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मतलब गुजर सकती थी, लेकिन वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी आती है, इसीलिए वो उससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो गल्फ ऑफ गिनी में ये ऐसे एक दूसरे को काटते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सामान्यतः मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है ये पूछा है। जलाशयों को दर्शाने के लिए, मैदानों को दर्शाने के लिए, पर्वतों को, या फिर पठारों को दर्शाने के लिए? सो जलाशयों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। इजी है ये वाला। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? खनिजों के बारे में पूछा गया है और ये कथन दे रखे हैं, ठीक है, देख लो आप इनको अच्छे से। सही नहीं है पूछा है, ठीक है। ऑप्शन देखो, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, यस ये तो होता है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यस। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी करेक्ट है। और सभी खनिज अधात्विक होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है? तो 127 इसका ए है, ओके, रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट्स। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है। तो यहाँ पे पूछा गया है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मेन रीजन क्या है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, अधिक सिंचाई। ओके, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध
परियोजना में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। राजस्थान है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा है। अगला देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन देखिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज और घाघरा। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थान उसका ब्रह्मपुत्र है और वहाँ पे उसको जाना जाता है यारलंग सांगपो। ओके, यारलंग सांगपो उसको वहाँ जाना जाता है। और इंडिया में ये इंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है और फाइनली इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद सिंधु नदी देखो, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत से ही निकलती है, मानसरोवर झील से। ठीक है, और बचा गंगा, गंगा तो यहीं से निकलती है, भारत से। ठीक है, और फिर है सतलज, सतलज भी निकलती है मानसरोवर के आसपास। एक है राक्षस ताल, वहाँ से निकलती है तिब्बत से ही। ठीक है, और फिर है पांचवा ऑप्शन घाघरा, तो ये भी तिब्बत से निकलती है। और इसके बाद ये नेपाल में, नेपाल से होके आती है इंडिया में। ठीक है, और नेपाल में इसको कर्णाली के नाम से जानते हैं, किसको? घाघरा नदी को। ठीक है, तो क्या हुआ ऑप्शन 1, 2, 4 एंड 5, तो किस में है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1, 2, 4 एंड 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में झूम कृषि और भारत में झूम कृषि का समानार्थी और प्रदेश यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और फिर नीचे पे ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए देखते हैं। तो झूम कृषि बोला जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, तो ए का तो होगा 2, और कुमारी बोला जाता है पश्चिमी घाट में, तो बी का हो जाएगा 4। वोल्ट्रे बोला जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, और पोडू बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा 2, 4, 1 एंड 3, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स पूछा गया है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, वॉसचेस पर्वत। ओके, और पिछले वाले सेशन में, पिछले वीडियो पे भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, उसमें क्या पूछा था? वलित पर्वत। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना, पर्वतों के प्रकार और उनके नाम। चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? ऑप्शन देखो, रेडियो, राजनीतिक दल, सोशल मीडिया या फिर दबाव समूह। तो ये है सोशल मीडिया, ऑप्शन सी। अगला देखो, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है, तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ये है राज्यसभा से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन और इसी से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ओके, ओरिजिनली कितनी थी? ओरिजिनली 8 थी, और 9th, 10th, 11th और 12th ये बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, संविधान संशोधन करके। ओके, और पिछले वाले पेपर में 12वीं अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन बने थे 1-2। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। जैसे 8वीं अनुसूची में भाषाएं रखी गई हैं, 22 भाषाएं जो हैं, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित विषय हैं जिनको 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, पहला संशोधन। और उसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित चीज़ों के बारे में है, और 11वीं जो अनुसूची है उसमें पंचायतों के बारे में, और 12वीं नगर पालिकाओं के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बता रखा है। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ वगैरह है। चौथी अनुसूची अभी मैंने आपको बता ही दिया। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। ठीक है, और 7वीं जो अनुसूची है इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 3 सूचियों को शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और
समवर्ती सूची, ठीक है। इसके विषयों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी सूची में कितने विषय हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया, मतलब उसको हटा दिया था। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन था, स्वतंत्रता वाला, ठीक है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये हुआ कब था? ये था 1978 में, ठीक है। और इसको हटा के अब अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है, ठीक है। और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया है, सिंपल। पहले ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता था। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये है 1952, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे राजतंत्र पूछा गया है, मोनार्की। तो ये है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी, यूके में है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो भारत के पास तो लिखित है, स्विट्जरलैंड के पास भी लिखित है, अमेरिका के पास भी है, ब्रिटेन के पास नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखो। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती हैं, ये है ऑप्शन बी, नाम मात्र की शक्तियाँ। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था पिछले पेपर में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसा आप देख पा रहे होगे, जिसने दोनों वीडियो को देखा है। तो आप समझ सकते हो इन वीडियोस का कितना फ़ायदा आपको होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो कौन करता है? वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठकों का पूछा है, ओके। अगला देखो। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नज़रबंद किया गया है तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ओके, हेबियस कॉर्पस। और ये कुछ रिट्स होती हैं, 5 रिट होती हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 में जिनका जिक्र है, बता रखा है जिसके बारे में। और आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, उसी के अंडर ये रिट्स आते हैं। और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी, ओके। सो ये 5 कौन कौन से हैं? एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और सेकंड है परमादेश, थर्ड है उत्प्रेक्षण, फोर्थ है अधिकार प्रचार, फिफ्थ है प्रतिषेध, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, जितने भी टोटल हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ देश के नागरिकों को ही मिल सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विदेशियों को भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन आर्टिकल्स को देख लो जिनमें सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हैं वो विदेशियों को भी दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन बी, कानून के समक्ष समानता, कौन से वाले आर्टिकल में आता है? यह आता है आर्टिकल 14, ओके। सो ये दिया जा सकता है गैर भारतीयों को भी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संसद का गठन होता है तो कैसे होता है? कौन कौन इसके अंडर आते हैं? इसमें आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इसको स्किप मत करना। अगला देखो। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये है 1992, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? ये था 73rd, ऑप्शन सी। देखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के उन्हीं टॉपिक्स से संबंधित पूछा गया है। पंचायत में महिलाओं को आरक्षण से संबंधित पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी। कभी वो रेशियो पूछ देता है कितना %, तो कभी
संविधान संशोधन कौन सा था या फिर ईयर कौन सा था, ठीक है। तो घुमा फिरा के वही हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके फ़ायदा है, और इन टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में करोगे तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वो पिछले वीडियो से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड तो है ही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है। तो तदर्थ न्यायाधीश मतलब जो एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके अलावा जो बाकी के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन कर सकता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी संख्याओं पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने जजों की संख्या होती है, ठीक है। तो ये होती है 34, वर्तमान में 34 है। और इनकी संख्याएं घटा या बढ़ा कौन सकता है, वो संसद करेगी, ठीक है, बिल पास करके। और मेनली मतलब घटती तो नहीं है, बढ़ती ही है कभी भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किया जाता है 1 माह के अंदर, ठीक है। टाइम पीरियड पूछा है इसमें, ऑप्शन ए। और आपातकाल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन से, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल आज तक इंडिया में नहीं लगा है, ठीक है, ओके। और हाँ, इससे संबंधित अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। तो ये है 352 लगता है राष्ट्रीय आपात में, और राष्ट्रपति शासन लगता है 356 से, और वित्तीय आपात है 360, ओके। तो 352, 356 और 360। तो 3 संख्याओं का गैप है तीनों में, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इंदिरा साहनीवाद 1992 किससे संबंधित है। तो ये है ऑप्शन सी, अन्य पिछड़ा वर्ग से, ठीक है। वेट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ऑप्शन सी। अगला देखो, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये कहा था हेमिंग ने, ऑप्शन बी, ओके। अगला देखो, और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है। ऑप्शन देखो, विचार विमर्श विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो ये सारे ही हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 2020 का भी कर दिया है, और 2021 वाले पेपर का भी हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं एसएसटी से संबंधित। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ओके। एंड यस आई नो दैट इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई मैं, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता इतना, ठीक है। 60 क्वेश्चन थे, इतना डिस्कशन नहीं हो पाता। सो आप इनको ऐसे भी अगर मॉक टेस्ट में भी अगर इसको यूज कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।